हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हजार्ड्स, रिस्क, कॉन्सिक्वेंस एंड कंट्रोल मेजर्स और प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें वन बाय वन करके सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि इसको फ्लो होने के लिए कंडक्टर की आवश्यकता है, और इस कंडक्टर का जो ये उसको हम लोग सर्किट बोलते हैं, यानी कंडक्टर का जो अरेंजमेंट है उसको सर्किट बोलते हैं। और कंडक्टर कौन कौन है? तो कोई मेटल जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सभी, या कार्बन एंड इवन वाटर जो है, ये सभी क्या है? कंडक्टर है। और इंसुलेटर क्या है? जैसे कि ड्राई एयर, ये सभी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा उसको इंसुलेटर बोलेंगे। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ उसको कंडक्टर बोलेंगे, जिसमें फ्लो नहीं हुआ उसको इंसुलेटर बोलेंगे। तो ये दो चीज़ क्लियर करने की आवश्यकता है। वोल्टेज क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। तो वोल्टेज जो है ये आपको लो वोल्टेज हो सकता है, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज, ये सभी इसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कितना फ्लो हो रहा है उसको हम लोग करंट बोलते हैं। और असिस्टेंस, यानी कि फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को फ्लो में कोई चीज अपोज करता है उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट का फ्लो उतना कम होगा। और वोल्टेज जितना डिफरेंस ज्यादा रहेगा उतना फ्लो ज्यादा होगा। तो आइए जानते हैं, जैसा कि हम लोग ओम्स लॉ पहले जानते हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये ओम्स लॉ है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I। तो V जो प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ता है, I इंडिकेट करंट। तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, करंट बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ता है। तो ये एक प्रोपोर्शनल है, और इसको कांस्टेंट करने के लिए R लगाते हैं जो कि रेसिस्टेंस है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग, तो जैसे कि ये बेसिक चीजें हैं। तो इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग होता है वो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो हीट जो है वो करंट का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी के इक्वल होता है। तो इस तरह से बेसिक सर्किट, तो बेसिक जो सर्किट है, तो वंस द वोल्टेज इज अप्लाइड एंड कंडक्टर आर कनेक्टेड, जब कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। ये क्लोज सर्किट होता है कॉल्ड। एंड कंडक्टर लाइव और लाइन कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसको लाइव कंडक्टर, और इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर कट कर दिया गया तो उसको डेड सर्किट बोल सकते हैं, यानी कि लाइव सर्किट और डेड सर्किट। तो ये चीज, ये जो है जो पॉइंट्स है उसको आगे डिस्कस करने के दौरान यूज करेंगे। तो यहाँ क्लियर करने की आवश्यकता है लाइव और डेड में क्या अंतर है। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है उसको लाइव, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं है उसको डेड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या हजार्ड्स हैं इसके बारे में जानते हैं एक एक करके। तो हजार्ड्स दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी हजार्ड, दूसरा सेकेंडरी हजार्ड। तो प्राइमरी हजार्ड क्या है और सेकेंडरी हजार्ड क्या है? तो प्राइमरी हजार्ड, तो जैसे प्राइमरी हजार्ड में इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि अगर आप लाइव कंडक्टर को आप टच करते हो तो आपको इलेक्ट्रिक्यूशन का चांस रहेगा, इलेक्ट्रिक शॉक का चांस रहता है। ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, इसलिए प्राइमरी हजार्ड से। इलेक्ट्रिक बर्न, अगर आप किसी लाइव इलेक्ट्रिक सप्लाई को आप टच कर रहे हो जो कि ओपन है, आप टच कर रहे हो तो आप कॉन्टेक्ट पॉइंट पे बर्न हो जाता है, तो उसको इलेक्ट्रिक बर्न बोलते हैं। इलेक्ट्रिक आर्किंग, ये अगर आप जैसे कि कुछ गैप है, जैसे कि आप दो लाइव और जो न्यूट्रल और फेज दोनों अगर वहाँ पे सप्लाई है, अगर आप उस पर स्पिनर या कोई टच हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वहाँ पे आर्किंग होता है। और फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी,
यानी कि कोई फायर है ड्यू टू ए स्पार्क, अगर आग लग जाता है तो ये डायरेक्टली कॉज है इलेक्ट्रिसिटी से, और फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लोजन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सभी जो है प्राइमरी हजार्ड, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू किससे है, इलेक्ट्रिसिटी से, इसीलिए इसको प्राइमरी हजार्ड बोलते हैं। और सेकेंडरी में क्या, तो आगे देखते हैं सेकेंडरी में क्या होता है। तो सेकेंडरी में जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, आपको झटका लगा, आप गिर गए, तो उससे आपको चोट लग सकती है, तो वो जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है, इसलिए उसको हम लोग सेकेंडरी हजार्ड्स बोलते हैं, जैसे कि फॉल फ्रॉम हाइट। तो इस तरह से ये जो है सेकेंडरी हजार्ड्स है। जैसे अगर दो लाइव और कंडक्टर जो है, सॉरी, अगर निगेटिव और पॉजिटिव एक में अगर ये अटैच हो जाता है तो वहाँ से मोल्टेन मेटल स्प्लैश होता है, जिसके चलते वो किसी के शरीर पर अगर जाएगा तो वहाँ पे बर्न हो सकता है, ये भी एक सेकेंडरी हजार्ड्स में आता है। तो डायरेक्टली नॉट बाय इलेक्ट्रिसिटी, बट ये भी जो है उसका इफेक्ट है, उसको हम लोग सेकेंडरी हजार्ड्स में लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक एक एक करके जानते हैं, जैसे कि इसमें हम लोगों ने पढ़ा, इसमें कौन कौन सा हजार्ड्स है, सभी हजार्ड्स के बारे में एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो दो तरीके से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के थ्रू जब इलेक्ट्रिक पास होता है, ह्यूमन बॉडी जो है एक कंडक्टर है, क्यों, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है इसलिए इसको एज ए कंडक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बॉडी से पास होने से किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, और ये इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या होता है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट टेक्स प्लेस व्हेन पर्सन कम इनटू कांटेक्ट विथ लाइव कंडक्टर, जब लाइव कंडक्टर के कांटेक्ट में आता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, और पार्ट विच आर इंटेंडेड टू बी लाइव। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि टेक्स प्लेस व्हेन पर्सन कम इनटू कांटेक्ट विथ कंडक्टर दैट इज नॉट लाइव अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एंड गेट लाइव। तो ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लाइव नहीं होता है, लेकिन जैसे बॉडी में पावर सप्लाई आना, तो ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के चलते इलेक्ट्रिक्यूशन या इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। जैसे ये एक पावर सोर्स है और यहाँ पे कोई इक्विपमेंट है, तो ए पर्सन अगर इसको टच करता है, अगर इस पर्सन कोई इसको टच करता है, तो टच करने से जो है इलेक्ट्रिसिटी इसके बॉडी के थ्रू पास होता है। तो यहाँ पे जैसे ये पूरा एक सर्किट है, ये पूरा एक सर्किट है, और अगर इस लाइव पार्ट को टच करता है तो टच करने से यहाँ इलेक्ट्रिक पास होता है अर्थ में, तो इससे उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट है, तो लोकलाइज्ड इफेक्ट, बर्न एट एंट्री और एग्जिट ऑफ द करंट, बर्न हो सकता है। और जो हार्ट रिदम है, हार्ट जो है एक अपने अलग फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट होता है, उसका एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिक शॉक लगने से। कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो मसल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाते हैं, जिससे कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और ये कार्डियक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। सेल डैमेज, इलेक्ट्रिक फ्लो होने से इंटरनल हीटिंग हो सकता है, और इंटरनल हीटिंग से सेल डैमेज होता है। रिस्क ऑफ फैटेलिटी, जान जाने की भी खतरा रहता है। नर्वस प्रॉब्लम, यानी कि नर्व सिस्टम जो भी है, जो भी सिग्नल्स जो हमको मैसेज मिलता है, वो मतलब कि वो डैमेज हो सकता है। और डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन, और किसी अगर पार्ट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन, यानी कि इंटरनल ऑर्गन जो है हमारा वो बर्न हो सकता है। और आर्क आई, यानी कि हमारे आँख को फ्लैश आ सकता है, जिससे कि आँख जो है वो रेड हो जाएगा। तो ये सभी प्रॉब्लम है। मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, जो वोल्टेज है उसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, और जो करंट होता है उसका आई होता है, जिसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं। और एक चीज़ रेसिस्टेंस को हम लोग ओम में मेजर करते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो है मैं बताना भूल गया था। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, जैसा कि मैंने करंट को बताया, वो एम्प से नापते हैं, करंट को एम्प से में मेजर करते हैं। तो एम्प जो है हम हमारे बॉडी में जनरली 60 एम्प्स बिलो
अगर 2 एम्स है, इस तरह 2 मिली एम्स है, तो हमको उतना वो थ्रेशोल्ड ऑफ सेंसेशन मतलब उस समय हल्का झुनझुनी टाइप का फील होता है। लेकिन जैसे ही ये 60 मिली एम्स हो जाता है तो हमको एक फैटेलिटी का चांस रहता है, और ये सभी जो है यानी कि 1 एम्पियर बिलो ही हमारा जान जा सकता है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सिवियरिटी ऑफ शॉक, शॉक जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो शॉक जो है वो डिपेंड करता है करंट पे, यानी कि जितना हायर द करंट हायर द सिवियरिटी ऑफ द शॉक, जितना करंट ज़्यादा होगा उतना ही हमको ज़्यादा सिवियरिटी होने का चांस है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक्यूशन का जो इलेक्ट्रिक शॉक का जो कॉन्सिक्वेंस है वो ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा जल्दी हम फैटेलिटी हो सकता है, जल्दी आदमी मर सकता है। और वोल्टेज, जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा, यानी कि जितना वोल्टेज हाई वोल्टेज पे फैटेलिटी जो है यानी कि सिवियरिटी जो है, जिसको कॉन्सिक्वेंस भी कह सकते हैं, वो जो परिणाम होता है, जो उसका इफेक्ट होता है वो ज़्यादा वो हाई होगा। और रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस जितना कम रहेगा बॉडी का उतना इफेक्ट ज़्यादा होगा, सिवियरिटी ऑफ शॉक ज़्यादा होगा। यानी कि हमारे बॉडी का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वेट कंडीशन है तो बॉडी का रेसिस्टेंस कम हो जाता है, और बॉडी का रेसिस्टेंस कम होने से जो इसका इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा। यानी कि वेट कंडीशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट होता है। कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी किस एरिया में इसका कॉन्टैक्ट है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है वहाँ बर्न हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है जहाँ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है। कॉन्टैक्ट एरिया अगर ज़्यादा है मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगा, और कॉन्टैक्ट एरिया अगर कम है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होगा। यानी कॉन्टैक्ट एरिया हायर द अमाउंट ऑफ करंट, जितना कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा रहेगा उतना ही हायर अमाउंट ऑफ करंट बॉडी से फ्लो होगा, और हायर अमाउंट ऑफ बॉडी से जब करंट फ्लो ज़्यादा होगा यानी कि इसका सिवियरिटी ऑफ शॉक ज़्यादा होगा। तो और पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द बॉडी, यानी कि अगर फिंगर वगैरह से पास है तो इसका इफेक्ट कम होगा, लेकिन यही अगर हार्ट के थ्रू पास है, यानी कि एक हैंड से टच हुआ, एक टन से एक हैंड से अगर बाहर जा रहा है, यानी कि इसका जो पाथ है, यानी कि जैसे ये ह्यूमन है और अगर यहाँ पे हार्ट होता है, अगर पाथ इस तरह से है यानी कि हार्ट के थ्रू पास है, तो यहाँ पे जो उसका हार्ट जो है हार्ट चौक हो सकता है, और इसका रिदम प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे कि हमको इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। लेकिन वही अगर ये फिंगर है, फिंगर के थ्रू इस तरह से पास हो रहा है, अगर बॉडी में नहीं जा रहा है, इसका पाथ जो है बॉडी के थ्रू नहीं है, तो इसका इफेक्ट कम होगा। और एसी और डीसी ये दोनों पर भी इसका इफेक्ट होता है, यानी कि जो है एसी और डीसी इसका इफेक्ट ज़्यादा है। और कंडक्टिविटी ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, और सराउंडिंग इन्वायरमेंट कैसा है उस पर भी इफेक्ट है। तो जैसे एसी का ज़्यादा इफेक्ट है, थोड़ा डीसी का कम इफेक्ट आता है। और कंडक्टिविटी ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट मतलब कि अगर वेट कंडीशन है, ह्यूमिड कंडीशन है जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, तो वैसे अगर इन्वायरमेंट में अगर काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक जो है उसका जो सिवियरिटी ऑफ शॉक है वो ज़्यादा होगा, यानी कि फैटेलिटी ज़्यादा होने का चांस रहेगा। तो ये मैंने क्या क्या इसमें बातें की, तो वोल्टेज, रेसिस्टेंस, करंट, फ्रीक्वेंसी, कॉन्टैक्ट और पाथ, ये सभी के बारे में मैंने एक एक करके बताया कि इसका फैक्टर ये कौन कौन सा फैक्टर है जो कि सिवियरिटी ऑफ शॉक पे इफेक्ट है, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज पे काम कर रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्ट है। तो इस तरह से हम आगे जो कंट्रोल मेजर्स के बारे में बात करेंगे उसमें ये बताएंगे कि ये सभी को कैसे कम करके और इसको कंट्रोल कर सकें। तो ह्यूमन जो बॉडी होता है उसका रेसिस्टेंस, जैसे ड्राई स्किन है, मैंने पहले बताया कि जो रेसिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है वो है ओम, जिसको हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो ड्राई स्किन जो है वो 1 लाख टू 6 लाख ओम तक का रेसिस्टेंस होता है, और अगर वेट हो गया, अगर उस पर मॉइस्चर आ गया, वाटर आ गया, तो उसका रेसिस्टेंस कम होता है। तो रेसिस्टेंस कम होने से मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज़्यादा होगा, तो जो कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक होगा वो भी ज़्यादा होगा। और इंटरनल जो बॉडी है उसका रेसिस्टेंस और कम होता है, क्योंकि अंदर में लिक्विड होता है, इसलिए इसका जो रेसिस्टेंस है वो 400 टू 600 ओम्स होता है। और ईयर टू ईयर
जो है 100 ohms होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अगर ड्राई स्किन और वेट स्किन ये सभी का क्या क्या कितना रेसिस्टेंस होता है। टू अंडरस्टैंड द करंट पॉसिबल इन द ह्यूमन बॉडी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस ऑफ स्किन। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमको शॉक लगेगा इन सब बातों पे डिपेंड करेगा कि किस तरह कंडीशन है तो कितना इलेक्ट्रिक पास हुआ। तो ये सभी जो है जैसे ह्यूमिडिटी और फ्राइज्ड एनेक्सिटी ये सभी पे डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा जो डैमेज करने वाला ये होता है जो पाथ है वो है कि अगर चेस्ट कैविटी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो हमको जल्दी से फैटेलिटी होने का चांस रहता है, क्योंकि उसमें आदमी जो है जल्दी ये जो है हमारा हार्ट है और जल्दी से वो वर्टिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है, जिससे कि हार्ट जो है स्टॉप हो जाता है। उसका रिदम पंपिंग का जो प्रॉब्लम है, जो उनका जो जिस फ्रीक्वेंसी से वो मतलब कि फैलता और सिकुड़ता है वो चेंज हो जाता है और फैटेलिटी होने का चांस जो है ज़्यादा होता है। द मेन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का मेन कारण क्या होता है? तो द मेन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक एज फॉलो, अर्थिंग और ग्राउंडिंग नहीं है, डिसकनेक्टेड है, और जो प्लग है अच्छे से इंस्टॉल नहीं है, इंसुलेशन मिसिंग है, ये सभी बातें जो है डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक जो बर्न है, अब पढ़ते हैं दूसरा चीज़ इलेक्ट्रिक बर्न। हम लोग पढ़ रहे हैं कि पहला इलेक्ट्रिक शॉक पढ़े, उसके बाद इलेक्ट्रिक बर्न। तो इलेक्ट्रिक बर्न होने का कारण है ये दो तरीके से होता है। एक, बॉडी कम ऑन द वे टू इलेक्ट्रिक शॉक और आर्क कांटेक्ट में आ जाए, तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक बर्न होता है। इलेक्ट्रिक आर्किंग यानी कि व्हेन ए कंडक्टर कैरीज सफिशिएंट पोटेंशियल टू जंप अक्रॉस, यानी कि दो पॉइंट है तो यहाँ पे अगर दोनों पास में है तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जंप होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक आर्किंग बोलते हैं। और मेन कॉज अनसेफ वर्किंग प्रैक्टिस, वर्किंग टू क्लोज टू हाई वोल्टेज, ज़्यादा हाई वोल्टेज के नज़दीक काम करने से इस तरह का इलेक्ट्रिक आर्किंग का प्रॉब्लम होता है। और इलेक्ट्रिक फायर जो है, अगर फॉल्टी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ज़्यादा ओवरलोडिंग है और जो फ्यूज है वो रेटेड नहीं यूज़ किया गया है, पुअर या डैमेज इंसुलेशन है, पुअर कनेक्शन है यानी कनेक्शन टाइट नहीं है, लूज है, तो इस तरह से फायर होने का चांस रहता है। या फ्लेमेबल मटेरियल पास में रखा गया है जिससे कि वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है उस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फायर होता है। इलेक्ट्रिक फायर होने का वही है, फॉल्टी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ओवरलोड करने से और रेटेड फ्यूज अगर यूज नहीं कर रहे हैं, पुअर कनेक्शन है, तो इसके कारण जो है वहाँ पे स्पार्क होता है और इलेक्ट्रिक फायर होता है। एक्सप्लोजन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो एक्सप्लोजन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का वहाँ यूज़ कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे सूटेबल नहीं है, जहाँ पे हमेशा फ्लेमेबल गैस वगैरह रहते हैं या फ्लेमेबल वेपर वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का अगर यूज़ करते हो तो उस इन्वायरमेंट में चूँकि वो सूटेबल नहीं है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट अलग अलग जोन के लिए अलग अलग होता है, जोन 0, जोन 1, जोन 2 उनका कैटेगरी है। तो अगर उस कैटेगरी का इक्विपमेंट नहीं है, एक्सप्लोजन प्रूफ नहीं है, तो उस इन्वायरमेंट में यूज़ करने से वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है। और दूसरा चीज़, अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ है लेकिन वहाँ पे अगर कोई अगर फ्लेमेबल लिक्विड स्पिल हो गया, अगर बाहर गिर गया, तो उससे वेपर क्रिएट होगा और वहाँ पे एक फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा, जिससे वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से थोड़ा सा भी स्पार्क होने से वो वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो दो कारण होता है, तो एक तो आप सही जगह पे यूज नहीं कर रहे हो, या एक सही जगह पे यूज़ कर रहे हो लेकिन फिर भी स्पिल होने से वहाँ पे उस तरह का फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर हो गया। पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो जनरली दो तरह का इक्विपमेंट होता है। तो एक इक्विपमेंट होता है जो कि फिक्स्ड होता है यानी कि हार्ड वायर्ड बोलते हैं, एक बोलते हैं हार्ड वायर्ड और दूसरा पोर्टेबल। तो
हार्डवेयर में क्या होता है, जो भी कंपनी वगैरह में इंस्टॉलेशन है किसी इक्विपमेंट का, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का, मोटर्स का, उसमें कोड और प्लग नहीं रहता है। तो जिसमें कोड और प्लग है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं, अलग अलग सॉकेट में उसको लगा सकते हैं, यानी जिसमें कोड और प्लग है उसको हम लोग पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बोलते हैं। और जिसमें कोड और प्लग नहीं है, वो डायरेक्टली जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उससे अगर फिक्स है, उसको हार्डवायर्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बोलते हैं। तो ये पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल, जितना भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक्यूशन जो होता है, जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है, वो ज़्यादातर एक्सीडेंट जो है पोर्टेबल इक्विपमेंट के कारण ही होता है। तो इसमें पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हजार्ड एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जैसे हैंड टूल वगैरह है, कैन बी कंट्रोल थ्रू द प्रॉपर यूज एंड केयर। ये इसको जो है प्रॉपर यूज और केयर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू एस्टेब्लिश सेफ वर्किंग प्रैक्टिस, अगर सही वर्किंग प्रैक्टिस है उससे भी कर सकते हैं। और सुटेबल प्लेस, जिसका जो प्लेस है उसके जगह पे यूज करें। और तो ये सभी जो है उसमें अलग अलग सब में, जैसे कि अगर उसको मैन्युफैक्चरर डायरेक्शन के अनुसार यूज करें तो हजार्ड्स ऑफ इम्प्रॉपर यूज कर रहे हैं तो उसमें हजार्ड्स है। और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू बी यूज्ड, वो सही से यूज नहीं कर रहे हैं जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, अगर प्री यूज चेक नहीं कर रहे हैं तो वो एक हजार्ड है। और इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल हजार्ड, जैसे कि फ्लेमेबिलिटी ऑफ सबस्टांस, लाइटिंग, वाटर, विजुअल इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं टाइम टू टाइम, और सेफ ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो ये पोर्टेबल इक्विपमेंट में ये सभी हजार्ड्स हैं। यानी कि आप मैन्युफैक्चरर डायरेक्शन के अनुसार यूज नहीं कर रहे हो, अगर आप सही से उसका जो भी उसमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगे हुए हैं जैसे एमसीबी या फ्यूज वगैरह, उसको बाईपास करके यूज़ कर रहे हो, स्टार्टिंग करने के बाद उसको चेक नहीं कर रहे हो, तो ये सभी प्रॉब्लम। तो अनसेफ वर्किंग प्रैक्टिस इन द यूज ऑफ पोर्टेबल टूल, अगर उसको मॉडिफिकेशन कर रहे हो जो कि कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है, अगर ऐसा मॉडिफिकेशन हो रहा है तो ये एक क्या है, अनसेफ वर्किंग प्रैक्टिस है। अटेम्प्ट टू मेक मॉडिफिकेशन मेड वाइज एप्लीकेशन इज अंडर यूजेज लाइव, अगर पावर उसमें लगा हो, पावर अटैच है, वो इलेक्ट्रिक लाइव है, फिर भी आप उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो, ये एक अनसेफ वर्किंग प्रैक्टिस है। और इनएप्रोप्रिएट यूज और मिसयूज ऑफ इक्विपमेंट कर रहे हो, जैसे सुटेबल नहीं है जिसके लिए, जैसे कोई ह्यूमिड प्लेस के लिए सुटेबल नहीं है, वेट कंडीशन का सुटेबल नहीं है, आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो ये अनसेफ वर्किंग प्रैक्टिस है। इक्विपमेंट यूज इन अनसुटेबल इन्वायरमेंट, तो ये भी एक अनसेफ वर्किंग प्रैक्टिस है। और नॉन स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग फॉल्ट एंड रिमूविंग अनसेफ टूल फ्रॉम सर्विस, ये क्या है, अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं। तो डिफेक्ट्स इन द पावर टूल, पावर टूल में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि पोर्टेबल जो भी इक्विपमेंट्स हैं, अगर कोई व्हीकल्स के द्वारा उसका वायर क्रश हो गया तो उसका जो लाइव पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक्यूशन होने का चांस रहेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस रहेगा। तो बीइंग ड्रैग्ड ओवर रफ सरफेस, अगर रफ सरफेस के ऊपर उसको आप घसीट रहे हैं तो उसका लाइव पार्ट जो है एक्सपोज हो जाएगा। और अगर हॉट सरफेस से कम कांटेक्ट में आ रहा है तो उसका जो इंसुलेशन है वो खराब हो जाएगा, जिससे उसका लाइव पार्ट बाहर आ जाएगा। और कंटिन्यूस फ्लेक्सिबल, और बार बार उसको फ्लेक्सिबल कर रहे हैं जिससे कि उसका जो कंडक्टर है, सॉरी इंसुलेटर है, जो इंसुलेशन है वो हट जाएगा और उसका लाइव पार्ट कांटेक्ट में आ जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक्यूशन होने का चांस है। और जॉइंट एंड कनेक्शन, अगर पूरी तरह से सिक्योर नहीं रहेगा, पूरी तरह से टाइट नहीं रहेगा, तो वहाँ पे स्पार्क होने का चांस रहता है। अर्थिंग अच्छे से नहीं प्रॉपर सिक्योर है, और ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये सभी क्या है, ये डिफेक्ट्स हैं। तो इंस्पेक्शन ऑफ पोर्टेबल टूल। अब जानते हैं सेकेंडरी हजार्ड्स के बारे में, आइए ये भी देख लेते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ पोर्टेबल टूल, तो इंस्पेक्ट टूल फॉर एनी डैमेज पीरियड टू ईच यूज, आप जब भी आप यूज़ करें उसके पहले उसको इंस्पेक्शन करें, चेक करें हैंडल, बॉडी एंड टूल फॉर क्रैक एंड अदर डैमेज को चेक करें। इफ द टूल हैज़ एक्सिलरी और डबल हैंडल, चेक सी द इंस्टॉल सिक्योरली, और इंस्पेक्ट कोड को उसका चेक करें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। चेक द पावर कोड,
और क्रैकिंग, फ्राइंग एंड अदर चेक्स डैमेज स्विच अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। यानी कि ये पोर्टेबल टूल यूज़ करने के पहले ये सभी चेक किया जाता है। और इंस्पेक्ट द प्लग फॉर क्रैक्स, मिसिंग, लूज और फॉल्टी प्रोंग्स। और डिफेक्टिव टूल्स में रिमूव इट, अगर डिफेक्टिव टूल्स है इसको हटा दे वहाँ से, उसमें टैग लगा दे जो कि उस पर लिखा होगा कि आउट ऑफ सर्विस फॉर रिपेयर, ताकि बाकी लोग उसको यूज नहीं कर पाए। और रिप्लेस डैमेज इक्विपमेंट इमीडिएटली। और डू नॉट यूज डिफेक्टिव टूल, डिफेक्टिव टूल कभी यूज नहीं करें। और हैव टूल रिपेयर बाय क्वालिफाइड पर्सन, और जो टूल का जो रिपेयर है वो क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा होना चाहिए। और डू नॉट अटेम्प्ट टू फाइल रिपेयर। अब जानते हैं, हमने प्राइमरी हजार्ड्स के बारे में पढ़ लिया, अभी पढ़ते हैं सेकेंडरी हजार्ड्स के बारे में। तो सेकेंडरी हजार्ड्स आर द वन कॉज्ड बाय प्राइमरी हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने बताया था पहले ही कि अगर आपको शॉक लगता है, अगर बहुत कम मिली एम्पियर का शॉक लगता है आपको, तो आप गिर जाते हो और गिरने से आपको चोट लगता है, यानी कि पर्सन फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ये सेकेंडरी हजार्ड्स है। ड्रॉपिंग ऑफ टूल एंड ऑब्जेक्ट्स अगर हो जाता है तो ये सेकेंडरी हजार्ड्स है। और उसमें जो आर्सिंग वगैरह होता है उसमें अल्ट्रावायलेट रे निकलता है, टॉक्सिक गैस निकलता है अगर उसको आप इनहेल करते हो, अल्ट्रावायलेट रे अगर आपको लगता है तो ये जो है सेकेंडरी हजार्ड्स है। तो आई होप आपको इस वीडियो में हमने केवल इलेक्ट्रिक सेफ्टी का हजार्ड्स के बारे में पढ़ा, और पोर्टेबल इक्विपमेंट और जो है हार्डवायर्ड इक्विपमेंट और कुछ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, जिसमें वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस और कौन कौन सा फैक्टर है जिससे इलेक्ट्रिक जो शॉक है उसका सिवियरिटी ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा वोल्टेज ज़्यादा होने से ज़्यादा सिवियरिटी ऑफ शॉक ज़्यादा होता है, करंट ज़्यादा होने से ज़्यादा होता है, रेसिस्टेंस जितना कम रहे उतना ही सिवियरिटी ऑफ शॉक ज़्यादा होगा। और हमने पढ़ा था पाथ, अगर पाथ जो है अगर हार्ट के थ्रू हो, चेस्ट के थ्रू हो तो उसका इफेक्ट ज़्यादा फर्टिलिटी होता है। और अगर हम लोगों ने पढ़ा फ्रीक्वेंसी, अगर एसी और डीसी के बारे में पढ़ा, तो ये सभी चीज़ें जो है इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें वेट अगर ज़्यादा, अगर ऐसा इन्वायरमेंट है जो वेट है या ह्यूमिड वाला है, तो उसको अगर आप उस इन्वायरमेंट में काम करते हो, पानी वाले इन्वायरमेंट में जहाँ वेट है, तो चूँकि बॉडी का रेसिस्टेंस कम हो जाता है तो इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो ज़्यादा, उसका जो सिवियरिटी है, जो उसका कंसिक्वेंस है, जो इफेक्ट है बॉडी पे, वो ज़्यादा होता है। तो और हमने पढ़ा कि बॉडी का कितना रेसिस्टेंस होता है, अगर वेट हो तो कितना होता है, जैसे 1000 होता है। तो और हमारा इंटरनल बॉडी का कितना रेसिस्टेंस होता है, जिससे कि हमको इलेक्ट्रिक्यूशन जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक जो लगेगा तो उसका इफेक्ट आता है। ये सभी चीज़ें जो है हमने पढ़ा। और जो प्राइमरी इफेक्ट और सेकेंडरी इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और नीचे जो कमेंट बॉक्स है, सबसे नीचे में कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करें, जिससे हमको पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल मेजर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हजार्ड्स। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।